हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्विस्टिव एजुकेशन। मैं आपका एजुकेटर, आपका दोस्त आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक और नई वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5 जुलाई 2019 में जो एसएससी सीएचएसएल का पेपर आया था। इवनिंग शिफ्ट का हम लोग यहाँ पे पेपर लेने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होगा। इसमें हम लोग वो 25 के 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में आए थे। प्रीवियस ईयर एसएससी सीएचएसएल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मेरे एनालिसिस के द्वारा मुझे पता लगता है कि यहाँ पे जो स्टैटिक पोर्शन होता है जनरल अवेयरनेस का, उसमें रिपीटेशन काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। तो दोस्तों, इसी बात से पता लगता है कि आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों के यहाँ से 3-4 क्वेश्चन अगर डायरेक्टली बनते हैं 25 में से, तो वो कितना ज़्यादा बेहतर होगा आपके मार्क्स के लिए। इसीलिए मैंने ये प्रीवियस ईयर की सीरीज़ अभी शुरू करी है। ओके दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, जो कि कम से कम 7-8 होंगी, तो उन्हें आप जाके देखिए और समझिए उन वीडियोस को और अपने एग्जामिनेशन को और बेहतर करके आइए। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है, जो रिप बनानाज होते हैं, मतलब जो सड़े हुए बनाना होते हैं, केले जो होते हैं, उनमें प्राइमरी एसिड कौन सा प्रेजेंट होता है। प्राइमरी एसिड मतलब जो मेन एसिड मान सकते हैं, जो मेन एसिड होता है वो कौन सा प्रेजेंट होता है, तो वो है आपका मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला होता है C4H6O5। और ये हरूस, मतलब ज़्यादातर, हरूस नहीं, ज़्यादातर वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स जो कि सड़ जाते हैं उनमें पाया जाता है मैलिक एसिड। ज़्यादातर में मतलब लगभग सभी में आप मान सकते हैं, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, इस तरह के जितने हैं इन सभी में मैलिक एसिड पाया जाता है उनके सड़े हुए रूप में। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप लोग राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक तीनों आपको दिखाए हैं, तीनों स्टेजेस। उसमें क्या है, एक ग्रीन है जब बिल्कुल कच्चा रहता है, येलो जब ठीक ठाक पका रहता है, खाने लायक है, और ब्राउन जब बिल्कुल सड़ जाता है। ओके दोस्तों, तो ये तीनों इसके स्टेजेस रहती हैं, जहाँ पे हाईएस्ट रेजिस्टेंट स्टार्ट होता है ग्रीन वाले में, फिर स्वीटर होता है, फिर सुपर स्वीटर। जब सड़ जाता है तो बहुत मीठा हो जाता है वो। डाइजेस्ट क्विकर हो जाता है अगर हम लोग माने यहाँ पे, जब येलो होता है बनाना, मतलब जो ठीक ठाक होता है खाने में उस टाइम पे। ओके दोस्तों, ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक एसिड आया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl इसका फॉर्मूला हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ज़्यादातर बैटरीज, फोटो फ्लैश, बल्ब और आपके फायर वर्क्स जितने होते हैं उन सब में यूज़ होता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि अलेक्जेंडर ने इंडिया में कब इन्वेड किया था। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है, तो 326 BC के अंदर अलेक्जेंडर ने इंडिया पे इन्वेड किया था। उस टाइम पे जो राजा थे जिस पे अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था वो थे हमारे किंग पोरस। ओके दोस्तों, इंडस वैली के पास इसने इन्वेड किया था। और अलेक्जेंडर के बारे में बताऊं मैं, तो इसकी मृत्यु हुई थी बेबीलोन के अंदर, जब ये जा रहा था यहाँ से अपने देश में, मतलब अपने राज्य में जब जा रहा था ये यहाँ से, तब इसको इसकी जो मृत्यु हुई थी वो बेबीलोन में हुई थी। कह रहे थे टाइफाइड से हुई है, मतलब कह रहे थे क्या, मतलब ऐसा बताते हैं कि टाइफाइड से हुई थी बीमारी, लेकिन पता नहीं किससे हुई थी, अब वो नहीं जानते। इसने क्या किया था, यहाँ पे पोरस को बोल दिया था कि तुम संभालो, और वो चला गया था। काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी इसने अपनाई थी, क्योंकि आप मान सकते हैं कि पोरस की सेना बहुत बड़ी थी, उनके पास वॉर एलिफेंट्स थे। और जो अलेक्जेंडर की सेना थी उसने पहली बार वॉर एलिफेंट्स को देखा था। ओके दोस्तों, तो आप मान सकते हैं कि अलेक्जेंडर ने काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया और वहाँ पे जीत हासिल करी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि बेंगलुरु बेस्ड एक मेडिकल डॉक्टर हैं जिनको 2018-19 के लिए ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। ओके दोस्तों, उनका कंट्रीब्यूशन इकोसिस्टम में और वुमेन हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा था, तो उन्हीं का नाम पूछा है। तो उनका नाम था हीमा देवाकर। तो उन्हें मिला था अवार्ड आपका ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2018-2019 के अंदर। बहुत ही अच्छा काम किया था इन्होंने, बहुत ज़्यादा इनका, मतलब आप कह सकते हैं एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था, तभी जाके इन्हें कितना बड़ा मान सकते हैं ये अवार्ड मिला है इन्हें, जो कि इनकी सराहना करता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक वर्ड आया है जैब। तो जैब कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड होता है, इसके बारे में ये आपका सवाल है। तो जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे दो लोग लड़ रहे हैं, तो बॉक्सिंग में ये यूज होता है। जैब जो है ये एक पंच होता है जो कि मार्शल आर्ट में ज़्यादातर यूज किया जाता है। ओके, पंच का एक तरीका मान सकते हैं आप। बैडमिंटन में एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं ड्यूस। ओके दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। और आपका गल्फ में एक वर्ड आता है टी और बोगे, ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। ओके दोस्तों, और एक और वर्ड मैं आपको बताता हूँ, क्यू वर्ड है। तो क्यू वर्ड जो है वो बिलियार्ड्स में यूज किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि लिनक्स को एक प्रोजेक्ट की तरह बना रहे थे, स्टूडेंट थे वो फिनलैंड के, तो उनका नाम पूछा है। उन्होंने प्रोजेक्ट में ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप कर दिया था, तो उनका नाम था लिनस टॉरवेल्ड्स। तो नाम याद रखिएगा कि लिनक्स के आप कह सकते हैं डेवलप जिन्होंने किया, उनका नाम था लिनस
टॉरवेल्स। ओके दोस्तों, तो ये एक प्रिंसिपल डेवलपर होता है आपका लिनक्स, और इसे बनाया गया था 17 सितंबर 1991 के अंदर, और ये एक प्रोजेक्ट था, पर इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया था। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि चेंजिंग इंडिया जो बुक है उसके ऑथर कौन है? तो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हैं उसके ऑथर। इन्होंने ये बुक लिखी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे शशि थरूर जी हैं जिनकी इंग्लिश बहुत बढ़िया होती है, आपने सुना होगा, ज़्यादातर ये इंग्लिश में यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इनकी अच्छी वोकैबलरी है। इनकी भी एक बुक थी द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा, उन शशि थरूर जी ने लिखा था। मनमोहन जी के बारे में बात करें तो ये हमारे 13th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और ये 22nd मिनिस्टर थे फ्रांस के, ओके, और फाइनेंस के, सॉरी, और 13th थे ये गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब फाइनेंस के सेक्टर में ये इनका बहुत बड़ा ज्ञान था, तो इनका काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप मान सकते हैं ये काफ़ी अच्छे एक मिनिस्टर रहे थे अपने टाइम पर। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि एक मैन मेड लेक है, तो सबसे बड़ा मैन मेड लेक जो है इंडिया के अंदर वो कौन सा है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर। ओके दोस्तों, इसे रिहन डैम के नाम से जाना जाता है, सोनभद्र यूपी के अंदर ये आता है। इसके बारे में जान रखिएगा कि लार्जेस्ट मैन मेड लेक है इंडिया के अंदर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ध्यान रखिएगा, और इसको रिहन डैम के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना के अंदर, स्कीम के अंदर कितने रुपए देने की बात करी गई थी मंथली, जो पेंशन दी जाती थी, तो मिनिमम कितने रुपए देने की बात कही गई थी? तो 3000 रुपये देने की बात कही थी प्रधानमंत्री श्रम योग्य मनधन योजना के अंदर। ओके, ध्यान रखिएगा। मतलब ये उन लोगों को दिया जाता था जो कि जिनका जो सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब जो कि आप कह सकते हैं कि कुछ दिनों के लिए काम करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो मार्केट, जिनकी दुकानें खुली रहती हैं, उस तरीके के लोग, सिलाई वाले हो गए, बर्तन मांजने वाली हो गई, इस तरीके जो होते हैं बिजनेस, जिनकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहता है, तो उन लोगों को ये पेंशन देने की बात कही गई थी। वहाँ पे आपको मिनिमम सैलरी 3000 रुपये, पेंशन की यहाँ बात कही है, मिनिमम पेंशन जो है 3000 रुपये दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि द वर्ल्ड्स बेस्ट 2019 एक, मतलब ये मिला था, तो ये अमेरिकन रियलिटी शो को जीता था जिन्होंने, वर्ल्ड्स बेस्ट 2019 का, तो वो कौन थे? तो वो थे आपके पियानिस्ट लाइंडियना नदस्वरम। ओके, ध्यान रखिएगा, ये इंडिया के ही हैं, काफ़ी अच्छा पियानो बजाते हैं ये, और बता दूं मैं आपको, ये चेन्नई तमिलनाडु के रहने वाले हैं, और इनके जो फादर थे तो वो भी एक तमिल म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनका नाम था वर्षन सतीश। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी छोटी उम्र में इन्होंने, आप कह सकते हैं ये द वर्ल्ड बेस्ट रियलिटी शो अमेरिकन बेस्ड उसे जीत लिया था। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क बताना है आपको इन चारों ही ऑप्शंस में से। तो जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर, तो वो है आपका कायबुल लमजाओ। तो ये जो है ये आपका पड़ता है मणिपुर स्टेट के अंदर, और जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो हो जाती है आपकी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर आपका आता है। और मैं बता दूं आपको, ये एक इंटीग्रल पार्ट है लोकतक लेक का, ध्यान रखिएगा कि एक इंटीग्रल पार्ट है लोकतक लेक का। क्या नाम है इसका? कायबुल लमजाओ। अगर हम मणिपुर के बारे में बात करें तो इसकी कैपिटल जाती है इम्फाल, गवर्नर वहाँ के हैं नजमा हेपतुल्ला, और जो सीएम है वहाँ के वो हैं एन बीरेन सिंह। जो वहाँ की स्टेट फ्लावर है वो है सिरोई लिली, और जो मैमल जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा, मतलब स्टेट जो मैमल है वो है संगाई। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ी सी बातें मणिपुर के बारे में जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि एक डिवोशनल फोक डांस सॉन्ग है जिसका नाम है जिक्र। ये एक गाना जाता है, डिवोशनल है, तो पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेट के लिए वो गाना या फिर बिलोंग करता है इंडियन स्टेट्स। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे आसाम स्टेट से ये एक इस्लामिक डिवोशनल सॉन्ग जिक्र जो है वो बिलोंग करता है। ध्यान रखिएगा, ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आसाम के बारे में बात करें तो कैपिटल दिसपुर जाती है, गवर्नर जगदीश मुखी, और जो सीएम है वहाँ के वो हैं सरबंदन सोनोवाल, और जो बर्ड है वहाँ पे, जो स्टेट बर्ड है वहाँ की, तो व्हाइट विंग्ड वुड डक जो वहाँ की बर्ड है वो स्टेट बर्ड है। डांस की बात करें तो बिहू डांस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। और मैं बताऊँ आपको, ये जो गाना है ये गाया जाता है आसामीज मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ आसाम, तो उनके द्वारा ये गाना गाया जाता है। जिक्र ये एक गाना है, इसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि केव बतानी है जो कि महाराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड है। मतलब इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सी केव है जो महाराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड है। तो जो एलोरा है तो वो आपकी महाराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड है। एलोरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में रखा गया था, और ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो वहाँ की कैपिटल मुंबई है,
और गवर्नर जो है वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। सीएम उद्धव ठाकरे सब जानते हैं, और जो बर्ड वहाँ की है वो है येलो फोटेड ग्रीन पिजन, जो है वहाँ की बर्ड है, कबूतर मान सकते हैं। और जो फ्लावर है वहाँ का वो ज़रूर फ्लावर है, स्टेट फ्लावर। ये सारी बातें आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखनी है, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन में छोटे छोटे सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि यही पूछ लिया कि बताइए कौन सी केव है जो कि एलोरा में, मतलब जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, तो वो आपकी एलोरा हो जाती है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि एक वाटरफॉल है जो कि रिवर सरवावती के द्वारा बनाया जाता है, और ये हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया के अंदर, तो उसका नाम क्या है? तो जो जोग फॉल्स है वो है इंडिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया के अंदर। कर्नाटक के अंदर ये आता है, और अगर हम वर्ल्ड से बात करें तो 30th रैंक है इसकी, और थर्ड वाटरफॉल है ये। सबसे पहले नंबर पे आता है नोकाली काई फॉल्स, जो कि मेघालय के अंदर है, और जो सेकंड नंबर पे आता है वो है दूधसागर वाटरफॉल्स, जो कि गोवा के अंदर है। ओके, मतलब हाईएस्ट जो वाटरफॉल है इंडिया के अंदर उनमें से ये एक वाटरफॉल है। ओके, ध्यान रखिएगा, मैंने दोनों बता दिए। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है? फर्स्ट पोजीशन पे आपका नोकाली काई फॉल्स है, जो कि मेघालय के अंदर है, और सेकंड नंबर पे आपका आता है दूधसागर वाटरफॉल, जो कि गोवा के अंदर है, और ये थर्ड नंबर पे मान लीजिए जोग फॉल्स है, जो कि आपका कहाँ पे? कर्नाटक में है। ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक का नाम आया है तो थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। कैपिटल बेंगलोर हो जाती है, गवर्नर उसके वजुभाई वाला हैं, सीएम बीएस येदियुरप्पा, और जो बर्ड है वहाँ की वो इंडियन रोलर है, और फ्लावर की बात करें तो लोटस वहाँ का स्टेट फ्लावर हो जाता है। कहाँ का? कर्नाटक का, बिल्कुल सही। 14 क्वेश्चन नंबर आता है कि एक क्यूरोम बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है कि जो सिटिंग है लोकसभा की, तो वो कितने मेंबर्स पे, मतलब कितने मेंबर्स के होने पे वो आप कह सकते हैं काम किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है, अंडर आर्टिकल 100 पार्ट 3 के अंदर, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो अगर टोटल नंबर अगर 1/10 भी रहा टोटल नंबर का, तो भी जो लोकसभा की सिटिंग है उसे हम लोग कर सकते हैं, मतलब कि शुरू कर सकते हैं। 1/10 सिटिंग पर भी लोकसभा जारी हो जाती है, जो कि हमारे आर्टिकल 100 पार्ट 3 में लिखा है। ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि इंडिया का पहला इंडिजिनियस, मतलब कि खुद इंडिया के द्वारा बनाया गया तो सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, जो कि बनाया गया था विजय भटकर के द्वारा। तो जो सुपर कंप्यूटर था हमारा सबसे पहला, जो कि इंडिजिनियस था, मतलब कि सब कुछ समान तक उसमें जितनी चीज़ें जोड़ी गई हैं वो सब इंडिया की हैं, तो परम 8000, मतलब परम 8000 कंप्यूटर जो है वो इंडिया का पहला इंडिजिनियस सुपर कंप्यूटर है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि इसे बनाया और असेंबल किया गया था सीडेक के द्वारा। सीडेक क्या है? हमारी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे के अंदर जो स्थित है, उसके द्वारा हमारा परम 8000 जो है वो बनाया गया था। परम का मतलब होता है सुप्रीम, तो आप मान सकते हैं कि ये सुपर कंप्यूटर वाकई में है। इसकी लास्ट सीरीज अभी बनाई गई थी, जो कि परम ब्रह्मा करके है, उसे अभी बनाया गया है लेटेस्टली। ध्यान रखिएगा इन बातों को भी। और जहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं ये परम युवा की फोटो है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि सोमाटोट्रोपिन एक नाम है, मतलब किसका और नाम है, मतलब इसको किस और नाम से भी जाना जाता है। तो ये ग्रोथ हार्मोन जो होता है हमारे अंदर, तो उसको ही हम लोग सोमाटोट्रोपिन के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, ग्रोथ हार्मोन जो कि मदद करता है ग्रोथ होने में, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी ग्रोथ होती है उसमें मदद करता है हमारा सोमाटोट्रोपिन, ग्रोथ हार्मोन होता है। टीयर गैस मैं बताऊं आपको, तो टीयर गैस को हम लोग मेस के नाम से भी जानते हैं, और ये क्या करता है कि ये कॉज कर देता है हमारी आंखों में सीवियर इंजरीज हो जाती हैं, रेस्पिरेटरी पेन हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत, स्किन इरिटेशन हो जाती है, ब्लीडिंग होगी, ब्लाइंडनेस होगी। मतलब टीयर गैस बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है ह्यूमन बॉडी के लिए। ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आता है। बोला गया है कि अभी 2019, मतलब उस टाइम पे जब ये आया था, उस टाइम पे इंडिया को मई 2019 में कौन से साइक्लोन ने हिट किया था? तो साइक्लोन फानी ने हिट किया था, जो कि उड़ीसा के अंदर है, और फानी का मतलब होता है हुड ऑफ अ स्नेक, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साइक्लोन अम्फान है, जो कि उड़ीसा के अंदर हिट किया था, और यही मई 16, 2020 में भी साइक्लोन अम्फान ने ही दोबारा से इंडिया को हिट किया गया था। एक और साइक्लोन है जिसके बारे में आपको याद रखना है, तो साइक्लोन वियारू है, जिसने बांग्लादेश और म्यांमार को 2013 में भारी भरकम नुकसान दिया था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि जो लाइट रेज होती है जब वो हमारी आंखों में जाती है, तो सबसे पेरेंट स्ट्रक्चर है हमारी आंखों का, जो फ्रंट ऑफ द हमारी आई है, उसे क्या कहा जाता है? तो वो होता है आपका कॉर्निया। सबसे पहले जो भी लाइट रेज आती हैं वो कॉर्निया से टकराती हैं। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट है हमारी आई का, जिसका काम होता है रिफ्लेक्ट करना लाइट को। तो कॉर्निया के बारे में आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। आइरस देख सकते हैं आप लोग, आइरस हमारी आंखों में ही एक कह सकते हैं ये काफ़ी बढ़िया रहता है, जो कि हमारे पीपल्स को मदद करता है
एक्सपेंड होने में और उसको सिकुड़ने में। तो यहाँ पे हमारा आइरिस और पीपल दोनों काम मिल बांट के काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्टिकल नर्व जो आपके ब्रेन से कनेक्ट है, जो भी इंडिकेशन मिलते हैं वहाँ से। रेटिना आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी इमेज बनती है जो भी आप देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि किसने गर्ल्स टाइटल एट द IBSF वर्ल्ड अंडर 16 स्नूकर चैंपियनशिप हेल्ड इन 2018 में जीता था। तो उनका नाम था कृथाना पांड्यन। इन्होंने जीता था हमारा गर्ल्स टाइटल एट द IBSF वर्ल्ड अंडर 16 स्नूकर चैंपियनशिप जो कि 2018 के अंदर हुई थी। इनके बारे में बात करें तो इन्होंने रशिया का एक प्लेयर था उसे डिफीट किया था। और IBSF के बारे में बात करें तो ये इंटरनेशनल बिलियार्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन है और इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं मुबारक अल खायरा और खायरीन है, और जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है इसका। तो ये बातें हैं कुछ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। IBSF का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है, बोला गया था कि 2019 के मतलब 1 जनवरी 2019 के टाइम पे हमारी रिजर्व बैंक ने SLR को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो वहाँ पे पूछा गया कि वो SLR कितना था, तो 19.50% था उस टाइम का हमारा SLR। ओके दोस्तों, अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में तो वहाँ के गवर्नर हो जाते हैं शक्तिकांत दास। और अगर हम लोग SLR की प्रेजेंट ईयर में बात करें तो हमारे इस टाइम पे 18% है एज ऑन जून 2020। जून 2020 के हिसाब जब हम बताएं तो अभी हमारा SLR कितना है, 18.00% है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। कोणार्क टेम्पल है उड़ीसा के अंदर, तो वो किस किंग द्वारा मनाया गया था, कौन से राजा थे जिन्होंने कोणार्क टेम्पल उड़ीसा के अंदर मनाया। कोणार्क टेम्पल कोणार्क सन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है और इसे बनाया था नरसिम्हा देव फर्स्ट ने। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा इन राजा का नाम। और ये बनाया गया था 13th सेंचुरी के अंदर और इसे ब्लैक पगाडो नाम से भी जानते हैं। कोणार्क उड़ीसा के अंदर है ये, और इसे कम से कम आप मान सकते हैं 1238 से लेके 1250 CE में बनाया गया था। और जब उस टाइम की जो डायनेस्टी थी जहाँ पे आपके नरसिम्हा देवा फर्स्ट रहते हैं तो वो आपकी गंगा डायनेस्टी थी। और अगर स्पेसिफिकली बात करूँ मैं तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी वहाँ पे थी उस टाइम पर। ध्यान रखिएगा इन बातों को। उड़ीसा का नाम आया है तो उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर हो जाती है। गवर्नर गणेशी लाल, CM नवीन पटनायक, बर्ड वहाँ की है इंडियन रोलर, और फ्लावर वहाँ पे अशोका जो वहाँ का स्टेट फ्लावर हो जाता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका सवाल आता है, विद विच स्पोर्ट इज द इंडियन प्लेयर नीरज चोपड़ा एसोसिएटेड, मतलब कौन से स्पोर्ट से आपके नीरज चोपड़ा साहब जो हैं वो एसोसिएटेड हैं। तो जेवलिन थ्रो, काफ़ी बेहतरीन जेवलिन थ्रो करते हैं ये, और इन्हीं को आप मान सकते हैं गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे ये 2018 में एशियन गेम्स के अंदर। काफ़ी बढ़िया इनका प्रदर्शन रहा था। और साथ ही साथ कॉमनवेल्थ में भी ये 2018 के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट थे। ये हमारे इंडियन नेवी में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर हैं, JCO बन गए हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो ध्यान रखिएगा नीरज चोपड़ा जी जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि कौन हाउस ऑफ पार्लियामेंट की, दोनों ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग बैठा सकता है। तो द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इस काम को करने में सक्षम है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। और किस आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 108 के अंदर आपका ये पावर आता है कि वो ज्वाइंट सिटिंग बैठा सकता है दोनों ही हाउसेज की। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि पैठानी साड़ी जो है वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है। तो पैठानी साड़ी आपकी महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। अभी अभी मैंने महाराष्ट्र के बारे में सब कुछ आपको बताया, तो आई होप कि दोबारा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल गया होगा। फिर आपका नेक्स्ट सवाल आता है कि 2019 के अंदर जो फर्स्ट इंडियन बने जिन्होंने जापान में इलेक्शन जीता था, तो उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है योगेंद्र पुरनाइक। तो ये हैं वो जिन्होंने 2019 के अंदर पहली बार इलेक्शन जीता था इंडियन होते हुए जापान के अंदर। तो ये है आपका लास्ट सवाल। दोस्तों यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, आपको काफ़ी कुछ नया पता लगा होगा, और जाते जाते इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको इसी वीडियो की PDF चाहिए, फ्री में प्रोवाइड करी जाएगी, तो आपको क्या करना है, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में एक मेल लिखी होगी, आपको अपनी मेल से मेरी मेल पे एक मैसेज करना है, सर PDF दीजिए, मैं तुरंत आपको 24 घंटे के अंदर वो PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। बहुत ही आसानी से फ्रीली प्रोवाइड होगी आपके लिए, तो कोई भी चिंता लेने की ज़रूरत है ही नहीं। ओके दोस्तों, और अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपका कोई सजेशन है या फिर आप चाहते हैं कि अगली वीडियोस या फिर अगले टॉपिक या फिर अगली सीरीज़ आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, तो कमेंट कीजिए मुझे, मैं ज़रूर अगली वीडियो जो है वो आपके चाहत की बनाऊंगा। जैसा आप चाहेंगे वैसी वीडियो बनेगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।